डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले आइडिया यही था, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन, जिनमें बोला गया था क्या उनके द्वारा कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। आ रहा समझ में? यानी मीनिंग दे कुड बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। उनका मतलब था कि हम भैया उन स्मॉल पार्टिकल में उसको तोड़ नहीं सकते हैं। यही था डाल्टन का क्या हमारा इनिशियल आइडिया था, एटॉमिक थ्योरी था। तो डाल्टन का कहने का मतलब ये था कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन फर्दर डिस्कवरीज के बाद जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ये प्रूफ होता है कि इनका जो आइडिया था वो क्या था, गलत था। और एटम को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और इनके अंदर जो है वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, फर्दर डिस्कवरी के बाद ये चीज़ें हमें पता चला। तो मॉडर्न व्यू बोलता है क्या, कि भैया एटम्स के अंदर भी उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं वो एक एक करके पता चला, और टोटल जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एटम के अंदर वो 3 होते हैं। इससे पहला है इलेक्ट्रॉन, जो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, बहुत ही मास उसका छोटा होता है, तभी हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। आ रहा समझ में? मास उसका इतना छोटा होता है कि हम उसके मास को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर जो है वो क्या करता रहता है, अराउंड घूमता रहता है। प्रोटॉन है एक दूसरे नंबर पे, P+, इलेक्ट्रॉन को E-, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। दूसरा पॉइंट इसका ये कि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तीसरे नंबर पे जो आता है एटम के अंदर वो होता है न्यूट्रॉन। इसका चार्ज 0 होता है। इसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और ये भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये तीनों अचानक से नहीं पता चला कि अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो होते हैं एटम के अंदर। एक एक करके डिस्कवरीज होती गई और पता चलता गया, पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर लास्ट में जाके न्यूट्रॉन का हुआ। सबसे पहले कैथोड रेज का जो है वो एक्सपेरिमेंट हुआ। कैथोड रेज को इन्वेंट किया गया, डिस्कवरी किया गया। 1879 का समय था, जिस समय पर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है वो काफ़ी साइंटिस्टों के बीच में फेमस था। गास कह रहे हैं, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब ऐसा एक ग्लास का जो है वो एक ट्यूब था जिसके अंदर गैस को जो है वो डिस्चार्ज किया जाता था, इसलिए इसका नाम था गैस डिस्चार्ज ट्यूब। काफ़ी फेमस था। इसी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो विलियम क्रूक्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले कैथोड रेज का जो है वो क्या किया, डिस्कवरी स्टार्ट किया और डिस्कवरी किया था। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है तो एक सील्ड ग्लास ट्यूब होता है जिसमें गैस फिल किया जाता है और कुछ मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज्ड मेटल इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। अच्छा, इसमें देखो सील्ड लिखा गया है, सील्ड, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि इट इज अ सील्ड ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ ए गैस। यानी कि इस मेटल ट्यूब को लगाने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो इधर छेद तो किया जाएगा ना और वहां से वायर निकाला जाएगा, उसको बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ जहाँ छेद किया गया है वहां से वायर निकालने के लिए, तो कहीं वहां से एयर लीक ना कर जाए,
इसलिए वहाँ पे कुछ चीज़ों से सील कर दिया जाता है, यानी पूरी तरीके से एयर टाइट कंटेनर बनाया जाता है। इसलिए लिखा गया इट इज़ ए सील्ड गैस ट्यूब फील्ड, यानी कहीं से भी एयर की लीक करने की कोई भी संभावना नहीं है। आ रहा समझ में क्या कह रहा है? क्लियर है? सील्ड यानी पूरी तरह से सील पैक किया गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? इसलिए लिखा गया इट इज ए सील्ड गैस ट्यूब फिल्ड विथ गैस। एक सील्ड गैस ट्यूब है, पूरी तरीके से सील किया हुआ है, कहीं से एयर को बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। बस एक काम किया गया है कि इसी ये जो गैस ट्यूब है इसी के अंदर ये एक टाइप से समझो यहाँ पे ये पाइप टाइप का है कुछ, और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया गया ताकि अपने हिसाब से हम इसके अंदर एयर को इंटर करा सके या इससे एयर निकाल सके, दोनों काम कर सके, इसलिए एक वैक्यूम ट्यूब लगाया गया यहाँ पर। बाकी पूरी तरीके से इस ग्लास जार को पैक कर दिया गया है, कुछ इस टाइप का है चीज़ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब इसके अंदर जो गैस लिया गया है तो हमें तो पता है भैया कि गैस जो है, गैसेस जो होती हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी का ऑर्डिनरी कंडीशंस में। तो हम मतलब क्रुक्स ने क्या किया, विलियम क्रुक्स ने किया ये कि इसके अंदर जो गैस था, मान लो अभी के समय पर कुछ ले लेते, जैसे हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन गैस है H2। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है ये तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, कंडक्ट ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो ऐसा क्या कंडीशन इस गैस के अंदर डाला जाए कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगे? तो जो विलियम क्रूक्स थे वो क्या किए कि वोल्टेज हाई कर दिए। वोल्टेज क्या कर दिए, यानी यहाँ पे जो बैटरी कनेक्ट किए थे काफ़ी हाई वोल्टेज का बैटरी कनेक्ट कर दिए। क्लियर है? काफ़ी हाई वोल्टेज का, अप्रोक्सीमेट मानो 10,000 वोल्ट। कितना? 10,000 वोल्ट के करीब। और क्या किए कि इसके अंदर जो प्रेशर था हवा का उसको कम कर दिए, यहाँ से वैक्यूम पंप को खोलकर, यानी एयर प्रेशर को कम कर दिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? पहले इन्होंने चेक किया कैथोड रे और एनोड रे प्लेट लगा करके, एक साइड कैथोड रे का प्लेट लगा है, मतलब कैथोड रे कह रहे हैं, एक साइड कैथोड जो है वो प्लेट लगा है और एक साइड एनोड प्लेट लगा है। कैथोड और एनोड क्या होता है? कुछ नहीं, बैटरी के अगर निगेटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ा होगा उसको कैथोड प्लेट बोलेंगे, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ा होगा उसको एनोड प्लेट बोलते हैं। तो कैथोड और एनोड प्लेट जो है वो जो लगाया गया है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो सबसे पहले वो बस ऐसे ही बिना कोई कंडीशंस को दिए हुए बस वो एक्सपेरिमेंट किए, जिसके अंदर जो हवा का प्रेशर था वो अप्रोक्सीमेट उनका कितना ले 1 atm था, 1 mm ऑफ Hg, ये प्रेशर का एक यूनिट होता है mm ऑफ Hg। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? 1 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg प्रेशर का ही यूनिट होता है, ऐसा यूनिट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अच्छा, हमारे अराउंड कितना प्रेशर लग रहा है हवा का? इसके अंदर तो एयर का प्रेशर उन्होंने रखा 1 mm ऑफ Hg। हमारे अराउंड कितना प्रेशर है हवा का? हमारे अराउंड है 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। हमारे अराउंड हवा हमें प्रेशर जो लगाई हुई है, हम स्टेबल हैं, वो इसकी वजह से 760 mm ऑफ Hg का प्रेशर हर जगह से हमारे को लग रहा है। और हमारे क्या कह रहे हैं? उसी तरीके से हवा, इसके अंदर जो एयर प्रेशर था उसको इन्होंने 1 mm ऑफ Hg रखा था,
इस समय पर, और वोल्टेज नॉर्मल था, उतना हाई नहीं था, इस समय पर इनको कुछ इसमें दिखा ही नहीं। एक्सपेरिमेंट किए तो उनको कुछ इसमें दिखा ही नहीं। तो फिर इन्होंने क्या किया कि प्रेशर को कम कर दिया, अब वोल्टेज को हाई कर दिया। प्रेशर को कम करके कितना ले गए, तो अप्रोक्सीमेट 10⁻³ mm ऑफ Hg ले गए। 10⁻³ mm ऑफ Hg, 10⁻³ mm Hg तक ले गए। इतना कम कर दिए प्रेशर को। अब वोल्टेज को हाई कर दिए। इतना जैसे किए तो इनको जो है कुछ एक्टिविटी दिखा एनोड प्लेट की ओर। एनोड प्लेट की ओर कुछ एक्टिविटीज दिखा इनके अंदर। अच्छा, एनोड प्लेट के पीछे क्या किए थे, इस प्लेट के पीछे जो है वो जिंक सल्फेट का एक स्क्रीन लगाए थे। ZnS का एक स्क्रीन लगाए थे जिंक सल्फेट का। और ये जिंक सल्फेट का जो स्क्रीन है, ये क्या काम करता है कि कोई भी रेज अगर इसके ऊपर आके गिरती है तो ये ग्लो करने लगता है, ग्रीन कलर का ग्लो करने लगता है। तो इनको एनोड के तरफ जो है ये ZnS के स्क्रीन पे जो है वो ग्रीन सा जो है महसूस हुआ जब ये कुछ ऑर्डिनरी कंडीशन लगाए, यानी कि हाई वोल्टेज और लो प्रेशर किए, यानी एयर को क्या कर दिया इन्होंने, कंडक्टर बना दिया। समझ में? इनको एनोड के पीछे स्क्रीन पर जो है कुछ एक्टिविटी दिखा ZnS के स्क्रीन पर, ग्रीन सा। तो उनको लगता है कुछ कैथोड के तरफ से कोई रेज जो है वो आया है एनोड के तरफ। वो रेज दिख नहीं रहा है, वो रेज इनविजिबल है, लेकिन वो जैसे ही जिंक सल्फेट के स्क्रीन पे पड़ा तो ग्लो करने लगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? जैसे ही वो जिंक सल्फेट के स्क्रीन पे पड़ा तो वो ग्लो करने लगा। उनको यहीं से समझ में आया कि कुछ तो था जो कैथोड की तरफ से आया है और एनोड से को चीरते हुए, क्योंकि एनोड पर जो है वो छोटे छोटे छेद थे। क्या थे? यहाँ से पास हुआ वो रे और सीधे गया जिंक सल्फेट के स्क्रीन पे और वहां पे जाके ग्लो करने लगा। क्योंकि इधर तो वो इनविजिबल रे था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है, लेकिन जिंक सल्फेट की वजह से वो चीजें वहां पर दिखा उनको। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो उनको तो कुछ समझ में नहीं आया, उनको बस ये चीज दिखा कि एक कैथोड की तरफ से कोई आया है रे और वो ग्लो कर रहा है इस साइड में। तो इस एक्सपेरिमेंट से बस वो क्या किए, कैथोड रे का जो है वो डिस्कवरी कर दिए। इस एक्सपेरिमेंट से वो क्या किए, कैथोड रे का डिस्कवरी कर दिए। उससे ज्यादा उनको और कुछ इसमें समझ में नहीं आया। ठीक है, उससे ज्यादा उनको और कुछ इसमें समझ में उनको नहीं आया। लेकिन यहाँ से उन्होंने एक चीज कर दिया कि जे थॉमसन के लिए थोड़ा सा काम आसान कर दिया, कैथोड रे का डिस्कवरी कर दिया। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो अपरेटस क्या था उनका? अपरेटस था कि हाई वैक्यूम ग्लास ट्यूब यूज किए थे, जिसको क्रुक ट्यूब्स भी बोलते हैं, क्योंकि विलियम क्रुक्स ने जो है इस ट्यूब को इन्वेंट किया था, तो इसको क्रुक ट्यूब्स भी बोलते हैं। अरे समझ में क्या कह रहे हैं? 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, कैथोड और एनोड। कैथोड पे निगेटिव और एनोड पे पॉजिटिव बोलते हैं, और हाई वोल्टेज का यूज किए थे, और कुछ इस टाइप का ट्यूब था। ठीक है, कैथोड एनोड और हाई वोल्टेज, ये इनका अपरेटस था। मेन ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि कैथोड से जो कुछ रेज निकलती हुई दिखी, जिसे उन्होंने क्या बताया कि ये कौन सा रे है, कैथोड रे, जो कैथोड से निकलकर एनोड को पेनिट्रेट करते हुए पीछे जो स्क्रीन है वहां पर उनको कुछ चीजें ग्लो करता हुआ दिखा। इसलिए उन्होंने बोला कि कैथोड रेज ये है जो कैथोड की तरफ से आ रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि बस ऐसी अंदाजा बोल दी कि वो कैथोड रेज है। कैथोड रेज के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चीजें उनको वहां पे दिखाई दिया, इस वजह से वो बोले कि वो कैथोड रेज ही है। आ रहा समझ में? जो कैथोड से आ रहा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखा कैथोड रेज का? प्रॉपर्टीज पहला नंबर में है क्या, ये समझो कि ये वहां पे विलियम क्रुक्स बैठ के सोच रहे हैं। पहला प्रॉपर्टीज ये दिखा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज,
यानी यहाँ से ये कैथोड से रेज आ रही है, रेज आ रही है, रेज आ रही है। हमने क्या किया, मतलब हमने नहीं, विलियम क्रूक्स ने क्या किया कि इस ट्यूब के अंदर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। यहाँ पर क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब जब ये रेज आएंगी, रेज आएंगी, रेज आएंगी, जो रेज इस ट्यूब के ऊपर पड़ा होगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा होगा, आ रहा समझ में, वो तो इसके पीछे गया नहीं होगा, और इसके अगल बगल से जो रेज निकली होंगी वो जाके जिंक सल्फेट पे क्या ग्लो कर रही होंगी। लेकिन इतना दूर जो रेज नहीं आया, इतना दूर तो छाया छाया सा हो गया होगा, शैडो बन गया होगा, यानी सब्जेक्ट का शैडो बना होगा इधर। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये रेज तो यहीं से टकरा गई। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। लेकिन अगल बगल से जो रेज गिरी वो जाके स्क्रीन पर ग्लो कर रही थी, लेकिन बीच में कुछ ग्लो हो ही नहीं रहा था, शैडो बन रहा था इस सब्जेक्ट का। तो एक शार्प शैडो जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था। ये शार्प शैडो ये शो करता है कि जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तुम खुद सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हैं और वो अगर ऐसे सीधा लाइन, एक पैरेलल लाइंस आए और इस पर टकराएगा, तभी सेम साइज का जो है वो शैडो बनाएगा और एकदम सामने बनाएगा ऑब्जेक्ट के। तुम खुद सोचो, एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर और कुछ रेज ऐसे आ रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं, आ रहा समझ में। तुम खुद सोचो ये कैसा इमेज बनेगा सर, इसका शैडो कुछ छोटा सा बनेगा सर, ऐसे यहाँ पर इतना से बनेगा, क्योंकि रेज तिरछे आ रही हैं। तो रेज तिरछा आ रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज भी देखो इससे छोटा सा बनेगा यहाँ पर, क्योंकि रेज ऐसे तिरछा आ रही हैं, यूं। क्लियर है। लेकिन यहाँ तो एकदम सेम साइज का इमेज बन रहा है। क्लियर है क्या कह रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ऐसे और और रेज ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, तो सर ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा इमेज, ऑब्जेक्ट से शैडो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। यानी कि सर कहीं ना कहीं विलियम क्रूक्स को लगा कि ये जो रेज आ रही हैं वो एक पैरेलल रेज आ रही हैं, क्योंकि जो शैडो बन रहा है वो सेम साइज का बन रहा है। तो सेम साइज का तभी बन सकता है जब रेज कैसी आ रही हो, पैरेलल आ रही हो, स्ट्रेट में आ रही हो। कैथोड रेज ही है वो, इसका मतलब कि, और कैथोड रेज ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट रख के इनको एक चीज पता चला यहाँ से। क्लियर है। तो पहला चीज समझ में आया कि इस तरीके का ऑब्जेक्ट रख करके वो शैडो बनता हुआ देखे। क्लियर है। तो शैडो जो बना ऑब्स्टेकल का, जो शैडो बनता हुआ दिखा, ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने कहा कि भैया स्ट्रेट लाइन में जो है वो क्या करती हैं, कैथोड रेज ट्रेवल करती हैं। समझ में आया। इस तरीके से कैथोड रेज के जो वहाँ पर एनोड रेज था वो इस तरीके से छोटा छोटा सा इनके अंदर क्या था, होल था। ये तो इतना बड़ा बड़ा सा दिख रहा है क्योंकि जूम किया गया है, ठीक है, नहीं तो एकदम छोटे छोटे हाँ होल्स इसके अंदर। तो क्या कह रहा है कि द ब्राइट स्पॉट प्रूफ्स दैट, जो पीछे स्क्रीन पर ZNS पर जो है, ये ZNS का स्क्रीन है, यहाँ पर जो ब्राइट स्पॉट बन रहा है ये प्रूफ कर रहा है कि जो पार्टिकल्स है वो निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि वो निगेटिव की ओर से आ रही हैं। कैथोड रेज, एनोड रेज को, सॉरी एनोड रेज कह रहे हैं, एनोड के प्लेट को पेनिट्रेट करते हुए उसके अंदर जो छेद था वहां से निकलते हुए एनोड के पीछे जो जिंक स्क्रीन बना है, ठीक है, जिंक सल्फेट का, उस पर वो ग्लो कर रही हैं। और ये एनोड रेज पे जो छेद छेद सा है, इसलिए हम इस एनोड प्लेट को क्या बोलते हैं, परफोरेटेड एनोड बोलते हैं। परफोरेटेड मतलब होल होल सा है, छोटे छोटे से छेद है इसके अंदर। तो कह रहा है कि आफ्टर पासिंग थ्रू द परफोरेटेड एनोड द पार्टिकल्स स्ट्राइक जिंक सल्फाइड कोटिंग एंड डेवलप्ड ए ब्राइट स्पॉट। यह परफोरेटेड जो एनोड प्लेट है इससे परफोरेट करती हैं पार्टिकल्स कैथोड रेज, और इससे पेनिट्रेट करते हुए जो पीछे जिंक स्क्रीन का जो जिंक स्क्रीन लगा है ZNS, उस पर जाके वो ग्लो करती हैं। और ये कंफर्म करता है, ये कंफर्म कर देता है, क्या कंफर्म कर देता है कि ग्लो जो हुआ यहाँ पर, जिसको फ्लोरिसेंस बोलते हैं, ठीक है, जो ग्लो कर रहा है, यानी ये फ्लोरिसेंस क्या था, ZNS था, ZNS की स्क्रीन थी,
जो ग्लो कर रहा था। आ रहा समझ में? तो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन इफेक्ट को कहते हैं क्या चीज? फ्लोरिनेंस। ठीक है, फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लो करता हुआ जो है वो फ्लोरेसेंस होता है जिंक सल्फेट का जो है वो स्क्रीन। जिससे हमको क्या पता चलता है? जिससे हमको क्या पता चलता है? जिससे हमें पता चलता है कि ये जो लाइट है, जो रेज आ रही हैं, ये पार्टिकल नेचर्स की है। आप समझ में क्या कह रहे हैं? कैसे नेचर्स की है? पार्टिकल नेचर मतलब कैथोड रेज है, क्योंकि कैथोड की तरफ से आ रहा है तभी इसको पेनिट्रेट कर रहा है, और पेनिट्रेट करके स्क्रीन के पीछे जो है वो ग्लो कर रहा है। तो यहाँ से उनको पता चला, जो पीछे यहाँ पे स्क्रीन कर रहा था ग्लो, ZNS, तो यहाँ से उनको एक चीज़ पता चल गया कि ये जो रेज है वो कैथोड के तरफ से आ रही है। तो दूसरा प्रॉपर्टीज में उनको ये चीज़ पता चला। दूसरे टर्म में उनको ये पता चला, जो ग्लो किया स्क्रीन एनोड के पीछे वाला, इसका मतलब भैया कैथोड से कोई रेज आ रहा है, जो एनोड को पेनिट्रेट करते हुए, क्योंकि परफोरेटेड एनोड है, उसको चीरते हुए आ गया और स्क्रीन पर जो है वो ग्लो कर गया। तो यहाँ से उनको पता चल गया कि ये कैथोड रेज ही है। यहाँ से वो कंफर्म हो गए कि भैया वो कौन सा रे है? कैथोड रेज है, कैथोड की तरफ से आ रही है। तो दूसरा प्रॉपर्टी समझ में आ गया। तीसरा प्रॉपर्टीज ये हुआ कि भैया वो मैग्नेटिक फील्ड में जो है चीज़ें लगा के देखे, यानी इस ट्यूब को ऊपर से एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट लगा दिए। मैग्नेट लगा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। तो जब वो रेज आया और इस मैग्नेट की वजह से वो रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि वो सारे रेज चार्ज्ड थे, निगेटिवली चार्ज्ड रेज थे, और मैग्नेट की वजह से वही रेज डिफ्लेक्ट करेगा जो चार्ज होगा, या तो पॉजिटिवली या तो निगेटिवली। तो मैग्नेट की वजह से वो रेज क्या हुआ, उनको क्या दिखा कि वो रेज जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही हैं, यानी या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया उनको कि ये जो रेज है वो एक चार्ज्ड पार्टिकल है। कैसा रेज है? चार्ज पार्टिकल, यानी उसके अंदर पार्टिकल्स भी हैं जो कि चार्ज्ड हैं। और मेरा क्या कह रहे हैं? अब वो समझे, अब वो ये सोच रहे हैं, आरा समझ में क्या कह रहे हैं? अब ये सोच रहे हैं कि कहीं वो चार्ज्ड पार्टिकल के अंदर, कहीं उस चार्ज पार्टिकल के अंदर जो पार्टिकल है वो मूव तो नहीं कर रहा है। आरा समझ में क्या कह रहे हैं? यानी उसके अंदर जो पार्टिकल है वो मूव तो नहीं कर रहा है। मूव कर रहा होगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर मूव कर रहा होगा। तो एक पैडल लगा दिए इस तरीके का। तेरे क्या कह रहे हैं? पैडल लगा दिए। अब इधर से जो कैथोड रे आ रहा था उस पैडल को मूव कराने लगा, पैडल घूमने लगा। यानी व्हेन अ पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज के पाथ में पैडल व्हील लगा दिए, तो व्हील क्या करने लगा ना, रोटेट करने लगा, घूमने लगा। इससे ये सोच होता है, इससे ये समझ में आता है कि जो कैथोड रेज है वो बना किससे है, तो वो एक मटेरियल पार्टिकल से बना है, यानी उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो इस पर टकरा रही हैं, और टकराने की वजह से क्या हो रहा है, ये पैडल मूव कर रहा है। हमारा क्या कह रहे हैं? तो यहाँ से एक चीज़ प्रूफ हो गया कि जो कैथोड रे हैं वो एक मटेरियल पार्टिकल्स है, उसके अंदर मटेरियल्स भी हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, पैडल व्हील जो घूम रहा है उससे क्या पता चल रहा है? उससे ये पता चल रहा है कि ये जो पार्टिकल्स है इसके अंदर कुछ मास है, साथ ही साथ ये मास जैसे ही उस पैडल पर टकरा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो जनरेट कर रहा है। क्लियर है भैया? ये पैडल घूमेगा तो क्या, कौन सी एनर्जी जनरेट होगा? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इस पार्टिकल के अंदर मास भी है, और जब ये पार्टिकल मूव करता हुआ आ रहा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी लेके आ रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही इस पैडल पर टकराया तो पैडल भी क्या होने लगा, समझ में आ रहा है? यानी कहीं ना कहीं एक कैथोड रेस के अंदर कुछ मटेरियल पार्टिकल्स है जिसका खुद का कुछ मास है, आ रहा है समझ में, और इसके अंदर साथ ही साथ ये काइनेटिक एनर्जी इसके साथ ये घूम भी रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तभी ये पैडल को घुमा दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? बाकी ये तो बता ही चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो रखे ही थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिए। यानी इस ट्यूब को, इस ट्यूब के ऊपर एक निगेटिव प्लेट लगा दिए और एक पॉजिटिव प्लेट लगा दिए, और इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिए। क्लियर है क्या कह रहे हैं? इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिए? बैटरी से।
तो ऊपर वाले पे कैथोड बन गया फिर से, यानी एक निगेटिव प्लेट ऊपर जनरेट हुआ और नीचे पॉजिटिव प्लेट जनरेट हुआ। तो ये दिखा कि ये जितने भी पार्टिकल्स यहाँ से निकल के आ रहे थे कैथोड से, वो सब पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गए। किधर मूव कर गए? पॉजिटिव की ओर मूव कर गए इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उनको एक चीज समझ में आया कि पक्का है कि ये जो कैथोड रेज है वो अपने अंदर निगेटिव चार्ज लेके घूम रहा है, तभी ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि अनलाइक चार्ज ही एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? अगर ये कैथोड रेज पॉजिटिव होता तो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता, लेकिन ये तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या किया, इस कैथोड रेज का चार्ज को पता किया कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, तो निगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको एक चीज पता चला कि ये जो कैथोड रेज है वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। इधर भी तो ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है वो क्या कर रहे थे, प्लेट बीच में लगा क्या कह रहा है इधर भी पॉजिटिव है तो इधर भी कुछ आने से इधर भैया, इधर बीच में लगा दिए तो सारा इधर मूव करेगा, इधर ही ना मूव करेगा। पहले तो उसको इधर ही मिल रहा है ना न्योता, भोज पहले एक दिन खाएगा। तो उधर जा ही रहा था। जब इसको हटा देंगे तो भैया उधर ही खिंचाएगा सब। कम आवाज निकाला करो। नेक्स्ट, बाकी निगेटिव चार्ज होता है, ये चीज पता चल गया, क्योंकि सारे जो पार्टिकल्स है किधर मूव कर गए, पॉजिटिव की तरफ। सारा पार्टिकल किधर मूव कर गया, पॉजिटिव की तरफ। तो हमारे क्या कह रहे हैं, तो यहाँ से उनको पता चला कि ये जो पार्टिकल्स कैथोड रेज के अंदर है वो कैसा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अब आए उनका कंक्लूजन। कंक्लूजन ये आया कि वो बताया कि हमने जो खोज किया है उस रेज का नाम है कैथोड रेज, और वो उसके ऊपर जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है। कुछ इस कैथोड रेज के अंदर इसका कुछ मास है, मास और कुछ काइनेटिक एनर्जीज जो है वो इस रेस के अंदर है। ठीक है, जब मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जीज भी लेता है, क्योंकि पार्टिकल नेचर है। आ रहा समझना, पार्टिकल्स इसके अंदर, इस कैथोड रेस के अंदर जब मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है, और कैथोड रेज जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये सारा कंक्लूजन दिए, और साथ साथ ये बोले कि ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर का चौथा स्टेट। 3 स्टेट तो पढ़े थे, सॉलिड लिक्विड गैस, ये चौथा स्टेट है मैटर का। आ रहा समझ में? जिनको इन्होंने नाम दिया रेडिएंट मैटर। इनको इन्होंने क्या नाम दिया, रेडिएंट मैटर, या फिर मॉलिक्यूलर टॉरेंट्स ये नाम दिए। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? क्लियर है? वैसे ये जो क्रुक्स वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये तुमको 9th में नहीं पूछेगा, ये क्रुक्स एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? 9th में डायरेक्ट दे दिया है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया है, और किस एक्सपेरिमेंट से किया है, तो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से किया है। 9th के बुक में, 9th के एनसीईआरटी में ये नहीं बताया गया है कि कैथोड रेज का इन्वेंशन पहले हो चुका था, 1879 के अंडर में ही हो चुका था, जिसको विलियम क्रुक्स ने किया है। लेकिन ये सब कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट वहाँ पे वो जे थॉमसन पे आ गया है कि जे थॉमसन ने जो है वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो किसका इन्वेंट किया, इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से इम्पोर्टेंट नोट ये है कि क्रुक्स ने सिर्फ क्या किया, क्रुक्स ने सिर्फ कैथोड रेज जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल था उसका इन्वेंशन किया। अब इसी इन्वेंशन को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो है एक्चुअल डिस्कवरी होता है, जिसको आइडेंटिफाई करते हैं जे थॉमसन, कब, 1897 में, यानी एग्जैक्ट 10 साल बाद। यानी 1879 में क्रुक्स जो है वो कैथोड रेज का डिस्कवरी करता है। क्लियर है? अब ऐसे 79 को चेंज कर दो 97 में, तो 1897 में जे थॉमसन आते हैं और इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए ये किसका इन्वेंशन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, इन्वेंशन कर देते हैं। यानी कि कितना साल हो जाएगा, 97, यानी कि 17 के अप्रोक्सीमेट 17 ईयर्स जो है वो चला जाएगा। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो 79 को तुमको चेंज कर देना, बस 97 कर देना। अब आते हैं कौन,
डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जिसका गुनगुना रहा है भाई बंद कर दो, इरिटेटिंग हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं कौन, डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन करते हैं, तो जे थॉमसन करते हैं। और यूज़ करते हैं वही डिस्चार्ज ट्यूब का, वही डिस्चार्ज ट्यूब का जिसको बोला गया कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्लियर है क्या कह रहा है। और कैथोड रेज का डिस्कवरी कैसे हुआ इसे तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। क्लियर है। तो अब आते हैं कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब, यानी जिसको CRT बोला गया, CR और T, कैथोड रेज ट्यूब जो है इनका कंस्ट्रक्शन किया क्या गया, पहले ही हो चुका था, बस उसी में से ये थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा चीज़ें मॉडिफाइड करके और इन्होंने क्या वो कर दिया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर दिया। सब पूरा सिस्टम उनका ही था, विलियम क्रुक्स का ही था, बस इनमें इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी किया। उनको पता चला कि ये कैथोड रेज जो आ रही हैं कैथोड की तरफ से, ये और कुछ नहीं, यही निगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है। और इसी निगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे बाद ये चीज़ पता चला कि भैया ये जो कैथोड रेज बोल रही है, कैथोड रेज है ही नहीं। क्लियर है क्या कह रहे हैं। कैथोड से निकल, ये प्लेट से कोई रेज जो है एक्चुअल में जो है वो कैथोड रेज, जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो बन रहा है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रही हैं वो कुछ नहीं, इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस या जो भी गैस था, ये रेज आ करके क्या कर रही हैं, क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल नेचर है, ये पार्टिकल्स आ रही हैं इस हाइड्रोजन पे टकरा रही हैं आ करके। क्लियर है। तो हाइड्रोजन को टकरा रही हैं, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उन पे जब ये आके टकरा रही हैं, आरा समझ में क्या कह रहे हैं, तो हाइड्रोजन के एटम से कुछ ऐसा चीज जो है वो बाहर निकल करके आ जा रहा है सामने, निगेटिव चार्ज है पूरा, आ रहा समझ में, हाइड्रोजन से बाहर निकल के आ जा रहा है निगेटिव चार्ज, और वो मोशन कर रहा है किसकी तरफ, वो मोशन कर रहा है एनोड प्लेट की तरफ। क्लियर है। और पीछे उसको पेनिट्रेट करते हुए इधर जो है वो ग्लो कर रहा है। क्लियर है। यानी कैथोड रेज से कुछ नहीं निकल रहा है, कैथोड के रेज से कुछ ऐसा निगेटिव चार्ज निकल ही नहीं रहा है कैथोड रेज से, वो इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स हैं उसका जो एटम है उस एटम से कुछ निकल रहा है निगेटिव चार्ज, आ रहा समझ में, और वो एनोड के पेनिट्रेट करते हुए पीछे ग्लो कर रहा है जाकर। क्लियर क्या कह रहे हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ें हुई थी। एक्सपेरिमेंट का सेटअप सेम वैसा ही था। ठीक है। ये देखो वैक्यूम यहाँ पर है एयर को बैलेंस करने के लिए, लो प्रेशर करने के लिए, हाई वोल्टेज जनरेटर इन्होंने भी लगा रखा था, सेम वैसा ही सेटअप है। और कैथोड रेज ट्यूब के अंदर एक ग्लास ट्यूब था ये। ठीक है। कैथोड रेज ट्यूब जो कहा जा रहा है, और इसके अंदर जो गैस है वो काफ़ी वेरी लो प्रेशर पर रखा जाता है। दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स थे, कैथोड और एनोड, काफ़ी सील्ड, पूरी तरीके से सील्ड पैक थे वो। ठीक है। यही चीज़ पढ़ के आए थे। कैथोड पे निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और ये परफोरेटेड होता है। कैसा होता है, परफोरेटेड, यानी कि इसके अंदर होल्स होते हैं छोटी छोटी। क्लियर है क्या कह रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें थी। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या क्या लिया गया, तो एक ट्यूब लिया गया, एयर को काफ़ी लो प्रेशर पर रखा गया, निगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिए गए और हाई वोल्टेज यूज़ किया गया, और एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन यूज़ किया गया जो कि था किस चीज़ का, जिंक सल्फेट का। इनका वर्किंग में यही था कि हाई वोल्टेज रखे, अप्रॉक्सीमेट 10,000 वोल्ट था। क्लियर, 10,000 के करीब वोल्टेज था, काफ़ी हाई वोल्टेज था। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए लो प्रेशर के अराउंड में, तो जो बीम ऑफ पार्टिकल्स थे वो प्रोड्यूस होने लगे कैथोड की तरफ से। कैथोड की तरफ से काफ़ी बीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक पूरी एक बंच ऑफ लाइट जो है वो प्रोड्यूस हुआ, इधर गया एनोड की तरफ। क्लियर है। और इसके अंदर जो एयर पार्टिकल्स थे हाइड्रोजन के या किसी के भी एयर पार्टिकल ले लो, किसी भी एलिमेंट के एयर पार्टिकल्स, ठीक है, वो क्या हुआ कि जैसे ये बीम ऑफ लाइट्स जो है वो जैसे उस हाइड्रोजन के एटम से पड़ा, तो उस हाइड्रोजन के एटम से कुछ चीज़ उछल के बाहर आया जिसका नाम था इलेक्ट्रोड। इसी का नामकरण इन्होंने किया, जे थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। क्लियर है। तो हाई वोल्टेज अप्लाइड किए, गैस को आयनाइज कराया, यानी इसके अंदर जो गैस था वो आयंस में कन्वर्ट हुआ। जैसे ये हाइड्रोजन गैस था, H2 गैस था, ये टूटा। कैसे टूटा सर,
2H+ में टूटा और इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकला। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो गैस को आयोनाइज का मतलब आयंस में कन्वर्ट करा है, जो इसके अंदर गैस भरा हुआ था। क्लियर है? और रेज एमिट की कैथोड से जो रेज निकल रहा था वो एमिट कर रही थी। ठीक है, और ग्रीन स्क्रीन पर ग्लो कर रही थी, यानी सॉरी जो स्क्रीन पर ग्रीन कलर का ग्लो करने लगी, जो एनोड के पीछे साइड में था, परफोरेटेड एनोड के। तो ये सारा चीज़ उनको ऑब्जर्व हुआ। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये है कि जो ग्लो कर रहा था, ग्लो का मतलब है कि जो कैथोड रे है वो स्क्रीन पर रीच कर रहा था, पहुंच रहा था और जा करके ग्लो कर रहा था ग्रीन कलर से। क्या होता है कैथोड रेज? तो एक स्ट्रीम ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है जो कैथोड से निकलता है, एमिट करता है फ्रॉम द कैथोड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, उसी को कैथोड रेज कहते हैं। सिंपल वर्ड बोले तो हाई वोल्टेज पास करवाया जाता है लो गैस प्रेशर के अंदर। कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकलती हैं कैथोड रे से, जो दिखती नहीं है, वो रेज दिखती ही नहीं है, लेकिन एनोड के टुवार्ड्स जो है वो मूवमेंट होता है उनका, और एनोड परफोरेटेड एनोड्स को परफोरेट करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए वो एनोड के पीछे साइड में जो स्क्रीन है वहाँ पे जाके ग्लो करती है। को लगता है कि भैया कैथोड से कैथोड रेज निकल रही हैं और वो एनोड की तरफ आ रही है, उसी को कैथोड रेज कहते हैं। यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि लेटर यानी बाद में फिर प्रूफ किया गया क्या, जे थॉमसन के द्वारा, कि वो कैथोड रेज जो थी ना भैया, वो कैथोड रेज नहीं थी जो ग्लो कर रही थी, वो भैया इलेक्ट्रॉन था। जो एयर के पार्टिकल्स जो थे वहाँ पे, जो गैस थे वो आयोनाइज हुए और उसी आयोनाइज के दौरान ही वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, यानी गैस के एटम से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन और वो ही मूवमेंट कर रहा था। ठीक है, और बाद में जाके पता चला कि वो कैथोड रेज नहीं, वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे जो है वो इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन्होंने भी देखा भैया कैथोड रेज वाला करके, यानी कि पॉजिटिव यानी कि रे स्टार्ट हो रहा था कैथोड से और आ रहा था किसकी तरफ, एनोड की तरफ, यानी निगेटिव से स्टार्ट हो रहा था रे और पॉजिटिव की तरफ आ रहा था, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन ये किया कि भैया निगेटिव से रे आ रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो निगेटिव से पॉजिटिव यानी कि सर अपोजिट जो है वो अट्रैक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो कैथोड रे है वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इन्होंने भी ये सब चीज़ें जो है वो देखा, खोज किया। वैसे तो पहले हो चुका था, हम लोग पढ़ चुके हैं। वो रेस कैसा था, इनविजिबल था, लेकिन उसको डिटेक्ट किया गया जिंक सल्फाइड के स्क्रीन के थ्रू। टीवी के अंदर भी लगा रहता है इस तरीके से वो स्क्रीन। ठीक है, और वही जो है वो क्या करता है, ग्लो करता है। क्लियर है? सो रेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनविजिबल थी खुद पे खुद, लेकिन उनको फ्लोरेसेंट मटेरियल के द्वारा हमने क्या किया, ग्लो करके हम पकड़े उसको कि अच्छा ये कैथोड की तरफ से आ रहा है एनोड की तरफ। सो वो जो फ्लोरेसेंट मटेरियल था वो जिंक सल्फाइड का था, जो ग्रीन कलर से ग्लो करता है कोई भी अगर उस पर रेस पड़ता है तो। और जैसे टीवी पिक्चर्स में ट्यूब जो होता है उसके अंदर भी ये होता है, वर्क करता है प्रिंसिपल। जो टीवी पिक्चर्स में जो ट्यूब लगती हैं उसके अंदर भी ये रहता है जिंक सल्फाइड का स्क्रीन। थर्ड और फोर्थ इनका प्रॉपर्टीज़ में था कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या कर रही थी, बिना जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं दिया गया, यानी इनके ऊपर कोई प्लेट ऐसे लगा करके नहीं चेक किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया, इस ट्यूब के पास में ला करके कोई मैग्नेट नहीं रखा गया, तो ये देखा गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं तो उस समय पर ये रेज जो थी वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। ये कैसे पता चला, तो बीच में एक ऑब्जेक्ट रख के देखा गया, तो ऑब्जेक्ट का जो पीछे शैडो बन रहा था वो सेम साइज का बन रहा था, और सेम साइज का शैडो तभी बन सकता है जब रेज पैरेलल आ रही है। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो यहाँ से वो कंक्लूड करते हैं कि जो रेज थी पार्टिकल नेचर की थी। ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल उस रेज का इस ऑब्जेक्ट के बॉडी पर टकरा रहा था वो तो वहीं पे रह जा रहा था, वो पीछे जा ही नहीं रहा था, लेकिन इस बॉडी के साइड साइड से जो रेज निकला है वो जा करके कहाँ, स्क्रीन पर जो है वो ग्लो कर रहा है। लेकिन जो पार्टिकल इस बॉडी से टकरा गया रेज, वो तो गया नहीं इसके पीछे स्क्रीन पे, तो वहां पर उतने दूर शैडो बन गया। तो यहाँ से एक चीज पता चला कि जो रेज थी वो कैसे नेचर की थी, पार्टिकल नेचर की थी। इनके अंदर पार्टिकल्स भी थे जो मूव कर रहे थे, कुछ इनका उस पार्टिकल का कुछ मास भी था और
काइनेटिक एनर्जी को अचीव करके वो मूवमेंट कर रहे थे। स्पीड ऑफ कैथोड रेज अप्रोक्सीमेट 10⁻7 से 10�9 मीटर पर सेकेंड का होता है स्पीड कैथोड रेज का, और काफ़ी वेरी हाई स्पीड है, देख सकते हो 10⁻7 से 10�9 काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड होता है, ठीक है। तो काफ़ी हाई स्पीड होता है कैथोड रेज का। फोर्थ फिफ्थ में है ये है कि भैया हीटिंग इफेक्ट भी वो जनरेट करते हैं। जब वो रेज स्ट्राइक करेंगी मेटल के प्लेट पर, आ रहा समझ में, तो वहाँ हीट बनेगा क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा भैया। जब स्ट्राइक करेंगी धड़ 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 गिरेंगे आकर के इतना हाई स्पीड से, तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा। तो हीटिंग इफेक्ट भी ये शो करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो रोज रेज हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, तभी वो हीटिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। फोटोग्राफिक प्लेट जो था उसको ब्लैक कर देती है, आ रहा समझ में, यानी वो टर्न फोटोग्राफिक प्लेट्स को क्या कर देती है, ब्लैक कर देती है। जबकि फोटोग्राफिक प्लेट क्या करता है, किसी भी फ्रीक्वेंसीज के रेस को जो है वो अपने अंदर ला के एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ये इतना हाई स्पीडेड रेस था कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी ब्लैक कर देता है, यानी पेनिट्रेट कर देता है, छेद के निकल जाता है, पार कर जाता है। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट को भी ब्लैक कर देता है। ये देखे, कौन देखे, जे थॉमसन देखे। तो यहाँ से एक चीज़ पर प्रूफ हो गया फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक करने से कि जो रेज थी वो मटेरियल पार्टिकल थे, इनके अंदर मटेरियल्स भी है। क्लियर है क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये था कि गैस को आयनाइज कर दिया, यानी जो रेज है वो गैस जो उसके अंदर भरा हुआ था लो प्रेशर पे उसको आयनाइज कर दी वो रेज। यानी ये रेज आया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के एटम्स थे, इनको टकराया और यहाँ से क्या किया कि यहाँ से इस गैस को आयोनाइज कर दिया, यानी H+ आयन और प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया। तो ये गैस कैसे हो गया, आयोनाइज होगी पॉजिटिव निगेटिव में, ठीक है, आयन्स बन गए इस गैस का। तो इस गैस को वो क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया, यानी यहाँ से चार्ज क्रिएट कर दिया गैस के अंदर। और हमारा क्या कह रहा है, हमारा जो 8 वाला है वो है कि नेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि तुम चाहे कोई भी गैस रख लो उस ट्यूब के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रहा समझ में, सेम ऐसा ही एक्टिविटी दिखेगा जो हाइड्रोजन गैस की एक्टिविटीज में दिखा। चाहे तुम कोई भी इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज कर दो, जो पॉजिटिव निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड था, आ रहा समझ में, प्लेट थी, उनको तुम चेंज कर दो, कोई कोई डिफरेंस नहीं होगा। हर मटेरियल और हर गैस के अंदर सेम रेज का एक्टिविटीज दिखा, यानी कैथोड रे जो है वो गैस को आयोनाइज करता है। जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ के आया सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे एटम के लिए सेम है। आर एस में क्या करें, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एटम, यानी कि तुम चाहे कोई भी एटम ले लो, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ से जो जे थॉमसन है उन्होंने ये लास्ट कंक्लूजन दिया कि हर एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि हम हर डिफरेंट गैसेस भर के चेक कर रहे हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, सेम एक्टिविटी जा रहा है, यानी कि हर एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तभी सेम एक्टिविटीज दिख रही है। फिर उन्होंने विलियम क्रूक्स के कुछ चीज़ें की, उन्होंने भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगाया इस कैथोड रेज ट्यूब के अंदर, बाहर। तो दिखा क्या कि सारे जो पार्टिकल थे वो निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगे, सारे पार्टिकल निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगे, यानी कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है तभी पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर है क्या कह रहे हैं। तो यहाँ से लॉजिक ये निकला कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करती हैं, इस वजह से जो निगेटिवली पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव की तरफ क्या करने लगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करने लगी। तो कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो यहाँ से उन्होंने बोला कि जो कैथोड रे है वो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखे, मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखे तो उनको दिखा क्या कि सारे रेज जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही थी भैया अपना रास्ता, जो स्ट्रेट में मूव कर रही थी वो अब स्ट्रेट ना होकर के वो डिफ्लेक्ट कर रही है, इधर उधर जा रही है। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब कैथोड रेज चार्ज्ड पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है, तभी मैग्नेट के अंदर वो जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट करता है अपना रास्ता। अगर न्यूट्रल होता तो कोई डिफ्लेक्शन होता ही नहीं, लेकिन चार्ज्ड पार्टिकल है तभी मैग्नेट के अंदर वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, आकर के अपने रास्ता को चेंज कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं।
तो यहाँ से उनको पता चला कि ओनली चार्ज पार्टिकल मूविंग जो पार्टिकल्स थी, जो चार्ज थी, वही डिफ्लेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यानी कहीं ना कहीं जो कैथोड रेज है वो चार्ज्ड पार्टिकल है और अपने अंदर चार्ज कैसा लिया है, तो निगेटिवली चार्ज लिया है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पता चला था और मैग्नेटिक फील्ड में ये पता चला कि भैया ये चार्ज्ड पार्टिकल है क्योंकि डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 3 चीज़ें इन्होंने यहाँ से बता दिया कि वो रेज जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल है, वो रेज जो है वो मूविंग, इनके अंदर पार्टिकल मूव करता है, और वो रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है क्या कह रहे हैं? यहाँ से वो प्रूफ कर देते हैं। समझ में आया? अब थॉमसन ने क्या किया कि उस इलेक्ट्रॉन का जो है वो चार्ज बाई मास रेशियो निकाला, क्योंकि वो सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का, तो वो तो इतना छोटा होगा कि उसका मास निकालना लगभग सा इम्पॉसिबल सा है, इतना छोटे पार्टिकल्स का। तो उन्होंने क्या किया, चार्ज्ड बाई मास निकालने की कोशिश किया, यानी इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो निकालने की कोशिश किया। अब तुम लोग सोचोगे कि चार्ज और मास जब पता होगा तभी तो रेशियो निकालेंगे, नहीं। कुछ ऐसे कंडीशन जनरेट किए जिसके द्वारा इन्होंने चार्ज और मास को बिना निकाले चार्ज और मास का रेशियो निकाल दिया। आ रहा समझ में क्या किया? तो ये चार्ज बाई मास वाला रेशियोज को हम लोग करेंगे कल से, क्योंकि अभी टॉपिक छेड़ने का मतलब है बीच में ख़त्म करना पड़ेगा और ये ख़त्म हो नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है? इसको करेंगे अब हम लोग कल से, चार्ज बाई मास रेशियो। बाकी डाउट है तो पूछ लो अभी तक में। कितने बजे जाना है स्कूल? 9 बजे जाना है, फिर ख़त्म ही करते हैं। तो ख़त्म करते हैं। चीयर्स को क्या हो गया? नहीं पढ़ने का मन कर रहा है? तो चार्ज बाई मास रेशियो वो कैलकुलेट करना चाहे, क्यों कैलकुलेट करना चाहिए तो बता दिए, क्योंकि इतना छोटा पार्टिकल है कि इसका मास और चार्ज सेपरेटली निकालना है, इम्पॉसिबल था। ठीक है, उस समय पर धीरे धीरे आगे चल के इनका एक्यूरेट इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज भी निकाला गया दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा, लेकिन अभी उस तरह का कुछ उपकरण था नहीं उनके पास कि वो निकाल पाते। इस वजह से वो चार्ज और मास का रेशियो निकाल दिए, E/m निकाल दी, यानी ही डिटरमाइन द रेशियो ऑफ चार्ज और मास। यानी ये कैथोड रेज जो था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन था उसका चार्ज और मास निकाले वो। आ रहा समझ में? क्यों? क्योंकि वो भैया देखे कि भैया ये जब कैथोड रेज के अंदर जो चीज़ें मूवमेंट हो रही हैं उसके अंदर कुछ चार्ज भी है। आ रहा समझ में? और उसका कुछ ना कुछ मास भी था। तब ये चार्ज और मास निकाला कैसे जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों का रेशियो निकाल दिया। क्या करिए, चार्ज और मास किस रेशियो में है, किस रेशियो में उस इलेक्ट्रॉन के अंदर है, उस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो निकाल दिए, फाइंड कर दिए। और वो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ लगा दिए इस चार्ज ट्यूब के पास। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिए और साथ ही साथ ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिए दोनों तरफ, और मैग्नेटिक भी लगा दिया, यानी दोनों लगा दिए। दोनों लगाए तो दिखा कि ये जो पार्टिकल था ना ये अब डिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा है, एकदम स्ट्रेट जाके निकल जा रहा है, कोई डिफ्लेक्शन है ही नहीं इसके अंदर, एकदम स्ट्रेट आ जा रहा है, एकदम स्ट्रेट निकल रहा है। आ रहा समझ में? यानी मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन दिखा ही नहीं पार्टिकल। दोनों जब एक साथ किए तब, अलग अलग कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन तो दिख ही रहा है, लेकिन एक साथ किए तो कोई डिफ्लेक्शन दिखाई। तो यहाँ से वो E/m रेशियो निकालने की कोशिश की, यानी चार्ज बाई मास का रेशियो, जे थॉमसन 1897 के अप्रोक्सीमेट। डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड ट्यूब्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में जो कैथोड ट्यूब का डिफ्लेक्शन था उस प्रोसेस के द्वारा। तो इनके पास आइडिया ये आया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो हमें फोर्स ड्यू टू चार्ज पता चला था कि हाँ भैया ये जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जो मूवमेंट हो रहा है सारे इलेक्ट्रॉन्स का, आ रहा समझ में? यानी कहीं ना कहीं वो चार्ज्ड पार्टिकल है तभी मूवमेंट हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उनका मोशन पता चला था, फोर्स ड्यू टू मोशन।
आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं कि वो जो फोर्स लग रहा है मैग्नेट के अंदर, जो चार्ज पार्टिकल है वही आके डिफ्लेक्ट कर रही हैं। जैसे मैग्नेट उसके अंदर लग रहा है तो इधर उधर भाग रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। तो यानी कि वहाँ से फोर्स ड्यू टू मोशन पता चला था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो दोनों इफेक्ट को ये एक साथ कंबाइन कर दिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ लगा दिए उस ट्यूब के अंदर, ठीक है, ट्यूब के बाहर बल्कि। और जब दोनों एक साथ लगा दिए तो दोनों एक साथ लगाने से क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका इफेक्ट ये दिखा कि अब जो पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहे थे। अब जो पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहे थे। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो यहाँ से उन्होंने E बाई, ये गलत है, E बाई एम निकाला, यानी इलेक्ट्रॉन बाई मास का रेशियो निकाला, जो कि आया कितना 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? 11 कूलम्ब, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है और मास का यूनिट केजी होता है। इतना कूलम्ब पर केजी जो है वो निकल करके सामने आया E बाई एम का रेशियो। और ये निगेटिवली चार्ज था, यानी कि यहाँ पे निगेटिवली चार्ज था ये, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इतना रेशियो आया चार्ज बाई मास का एक इलेक्ट्रॉन का। तो E बाई एम का मतलब क्या होता है? E बाई एम का मतलब ये है कि अगर चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा तो मास कम होगा उसका, इलेक्ट्रॉन का, तो रेशियो भी ज़्यादा होगा क्योंकि चार्ज ज़्यादा है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर है। तो चार्ज ज़्यादा होगा तो E बाई एम का रेशियो भी ज़्यादा हो जाएगा। या हम ये बोले कि सर अगर मास कम होगा तो E बाई एम का रेशियो भी ज़्यादा होगा, कि इन्वर्सली है नीचे साइड में। E बाई एम रेशियो का मतलब ये है कि अगर रेशियो बड़ा है, अगर रेशियो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा कब हो सकता है? जब चार्ज बहुत ज़्यादा हो या फिर मास बहुत कम हो, छोटा हो, क्योंकि नीचे साइड में है, तभी वो रेशियो क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नॉर्मल होता है। चार्ज अगर नॉर्मल है यानी चार्ज कम है तो मास कैसा होगा उस इलेक्ट्रॉन का? काफ़ी छोटा होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अरे समझ में क्या कह रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास कैसा हो जाएगा? काफ़ी छोटा हो जाएगा, वेरी 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 लिटिल पार्टिकल है। यहाँ से इसका मतलब ये पता चला, क्योंकि मास इतना छोटा है, इसका मतलब है कि छोटा सा पार्टिकल है वो। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो यहाँ से रेशियो निकाल करके बस उन्होंने ये बताया कि भैया E बाई एम में अगर चार्ज ज़्यादा होगा, किसी पार्टिकल का चार्ज ज़्यादा है, यानी उसका मास क्या होगा? कम होगा। यानी क्योंकि ओवरऑल रेशियो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो रेशियो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है यानी कहीं ना कहीं मास कम है, तभी रेशियो ज़्यादा आ रहा है। क्लियर है? अगर किसी पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो उसका चार्ज कम होगा, यानी रेशियो कम आएगा। रेशियो कम आएगा इसका मतलब उसका मास ज़्यादा है। तो यहाँ से वो बस रेशियो में खेल गए। इन्होंने एक्यूरेट नहीं बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और मास कितना होता है। आ रहा समझ में? बस वो रेशियो में खेल गए इसको। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो बच्चा यहाँ सोचता क्या है कि जो जे थॉम्सन है, जो E बाई एम का जो रेशियो निकाल रहे हैं, भैया वो निकाल कैसे रहे हैं? ना तो E पता था और ना ही M पता था। बच्चा सोचा जा रहा है, ध्यान लगाया जा रहा है। उसको जो जे थॉम्सन बोलते हैं, भैया रिलैक्स करो, तुम बस घर जाकर सो जाओ, तुम साइंस के लायक बने नहीं। क्योंकि साइंस में ये जरूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन और उसका मास जो है जब हमको पता हो तभी हम E बाई एम निकाल सकते हैं। ये ऐसा जरूरी नहीं है। ये बिना निकाले भी हम इनका E बाई एम का रेशियो निकाल सकते हैं, पॉसिबल है साइंस के अंदर। कैसे? तो सबसे बड़ा सा आइडिया उन्होंने ये बताया कि अगर किसी पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है ना, हम अलग अलग तरीके से फाइंड कर लें, दो तरीके से फाइंड कर लें उस पार्टिकल को। ये पार्टिकल है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हम दो तरीके से फाइंड कर लें, आ रहा समझ में? तो हम उनका चार्ज बाई मास का रेशियो निकाल सकते हैं बिना चार्ज और मास को अलग अलग जाने भी। क्योंकि इन दोनों फोर्स को जब हम निकाल लेंगे अलग अलग तरीके से, इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर देंगे तो वहां से चार्ज बाई मास का रेशियो आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो लड़कन को समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं।
क्या मतलब ये जो रेशियो है ई बाई एम का, ये मान लो यहाँ पार्टिकल है, इसका हम ई बाई एम रेशियो निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? तो इसके ऊपर इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो क्या इन दोनों मेथड को बस इक्वेट करके और आंसर निकाल दें? कैसे हुआ होगा? बच्चा सोच रहा है अभी भी, क्योंकि भैया वो फिजिक्स तो पढ़ रहा था लेकिन मन से नहीं पढ़ रहा था। तो जे थॉमसन ने सोचा कि फिजिक्स पढ़ रहे थे इसलिए मन से नहीं पढ़ रहे थे, ये तो केमिस्ट्री है। आ रहा समझ में? तो केमिस्ट्री में फिजिक्स की तरह सोचोगे तो कैसे काम चलेगा? तो कहे आओ बट्टा तुम्हें बताते हैं। तो ये जो पार्टिकल था इसके तरफ हमने दो तरीके से फोर्स लगाया और दोनों फोर्स को बस हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया है। सर दो तरीके का फोर्स कौन कौन सा? तो इस पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रखा था और एक फोर्स दिया था, और इस पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में भी एक फोर्स दिया था। बस इन्हीं दो फोर्स को हमने इक्वेट कर दिया है और यहीं से चार्ज बाई मास का रेशियो निकाल लिया है। अभी भी बच्चा सोच रहा है, क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। आ रहा समझ में? यानी बस दोनों फोर्स का जो बिहेवियर है उसको हमने फिजिक्स लॉ लगा करके, फिजिक्स का लॉ लगा करके वहां से भाई चार्ज और मास का रेशियो निकाल लिए हैं। फिजिक्स का लॉ लगा करके, उन दोनों फोर्स का बिहेवियर लगा करके। समझ में आ रहा है? बच्चा कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं चाचा। आ रहा समझ में? तो बोले कि आओ बताते हैं। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, बच्चों को समझा रहे हैं वो कि सबसे पहले एक काम करते हैं, कैथोड रेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो जो कैथोड रेस का ट्यूब था अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ऊपर पॉजिटिव निगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो ये कैथोड रेज आया जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो किधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों? ऐसे पूछे जे थॉमसन। बच्चे चिल्ला के बोले कि अरे सर आपने तो बताया था कि वो पॉजिटिव की तरफ जो अट्रैक्ट करता है। इतना तो समझ में आ ही गया था। तो बोले कि बस इतना समझ गया ना, बस काफी है हमारे। यानी कि इसके ऊपर इन इन पार्टिकल्स के ऊपर, जो कैथोड रेज के पार्टिकल्स अंदर, इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ ई इज इक्वल टू ई इंटू में ई। यानी कि इस पार्टिकल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे। यानी इस प्लेट के अंदर जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया है तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो अगर इस पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दे इस इलेक्ट्रिक फील्ड से तो हमको इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स पता चल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पता चल जाएगा। अरे समझ में क्या कह रहे हैं? तो यहाँ से जो जे थॉमसन है उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है क्या निकाला? फोर्स निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स निकाला, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करवा करके जो फोर्स निकाला कि पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो निकाल लिया एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई करके। अब इसके अंदर बस ये ई उनको पता नहीं था इलेक्ट्रॉन कितना है। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? लेकिन भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता था ना कि हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, क्या दिया है। तो यानी कि ई तो नहीं पता था लेकिन ये वाला ई पता था उनको, कैपिटल ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था कि कितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में उनको पता था। समझ में आया? इस वजह से यहां से वो डायरेक्ट इस फोर्स का यूज करके ई के वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे। इस वजह से अब इस कैथोड रेज को डिफरेंट एक्टिविटीज में और रखेंगे, यानी अब उसको रख देंगे कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जितने चार्ज पार्टिकल थे वो सब डिफ्लेक्ट करेंगे, जो स्ट्रेट मूवमेंट कर रहे थे अब स्ट्रेट ना जा करके इधर नीचे की ओर या ऊपर की ओर भागेंगे। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? अब यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकालेंगे, इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेट ने कितना फोर्स लगाया है अपने फील्ड जनरेट करके, तब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है ई वी बी। ई का मतलब तो वही चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, उस पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि हमको पता नहीं है कितना है, जे थॉमसन को पता नहीं था कितना है। लेकिन उसका वेलोसिटी तो पता है, वो भी नहीं पता है सर किस स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन चल रहा है। जे थॉमसन ने बोला भैया ये भी हमको नहीं पता है। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पता है तब, लेकिन भैया जितना आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं वो तो पता है ना कि आप कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं।
मैग्नेट का कितना पावरफुल मैग्नेट यूज कर रहा है, कितना पावरफुल मैग्नेट कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये तो पता था ना। जॉन जो जे थॉमसन है वो बोल रहे हैं देखो बच्चों, हमने दो फोर्स क्रिएट किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा और एक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, और इन दोनों में हमको दो इक्वेशन मिल रहे हैं, एक तो ये और दूसरा ये। इधर क्या कह रहे हैं, बस एक काम करते हैं, जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दे करके और जो दो फोर्स निकाले हैं उन दोनों को एक साथ ऑन कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही एक साथ लगा देते हैं। तो जब दोनों को एक साथ लगाएंगे तो उनका जो स्ट्रेंथ ऐसा एडजस्ट किए, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ लगा करके उन दोनों का स्ट्रेंथ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ था वो ऐसे एडजस्ट किए कि जो इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्शन था और जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज डिफ्लेक्ट हो रही थी पॉजिटिव की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो डिफ्लेक्ट हो रही थी इधर उधर जा रही थी, उन दोनों को ऐसे एडजस्ट कर दिए कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए और वो रेज सीधे सीधे ट्रैवल करने लगी। जो डिफ्लेक्ट कर रही थी दोनों के अलग अलग कंडीशंस में, और जब दोनों को एक साथ किया गया तो सारे रेज कैसे ट्रेवल करने लगी, स्ट्रेट ट्रेवल करने लगी। और स्ट्रेट ट्रेवल करने का मतलब ये है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो दोनों बैलेंस हो गया, तभी वो दोनों जो डिफ्लेक्शन है एक दूसरे को कैंसिल कर दी और वो रेज सीधे सीधे ट्रेवल करने लगी। यानी सर कहीं ना कहीं ये काम हुआ होगा, एफ ई इज इक्वल टू एफ एन हो गया होगा, एफ इज इक्वल टू एफ एम हो गया होगा। और सर एफ ई तो था ई इंटू ई, आ रहा समझ में, और एफ एम तो था ई वी एम ई वी बी। तो यहां से एक चीज दिखा कि भैया इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज तो आपस में मिलकर कैंसिल हो गया। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको। तो यहां से निकला क्या कि ई तो कैंसिल हो गया, बच्चा ई का हो गया। आ रहा समझ में, बच्चा तो शौक हो गया, हे दादा ये क्या कर दिए। आ रहा समझ में, तो मजे नहीं आ रहा है। यहां से एक चीज आ गया कि E इज इक्वल टू वी बी बन गया। V तो क्या था, V था सर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, और जो कि उनको पता नहीं था V कितना है, लेकिन अब पता चल गया। क्यों सर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको पता था कितना है और ये मैग्नेटिक फील्ड था पता था कितना है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देख लो साइंटिस्ट का दिमाग कहाँ कहाँ से क्या निकाल देते हैं। हाँ, चार्ज पता नहीं है तब भी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकाल दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो यहां से V इज इक्वल टू इक्वेशन बना E बाई बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पता था उनको स्ट्रेंथ कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता था, यहां लगा करके वो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का फाइंड कर लेंगे। चलो, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी भी तो वही क्वेश्चन है, ये E बाई एम कैसे निकालें आप। कह रहे रुको सबर करो बताते हैं। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या निकला, E बाई बी, यानी अब वो यहां से स्पीड फाइंड कर सकते हैं बिना चार्ज को जाने। और हमारा क्या कह रहे हैं, कोई चार्ज की जरूरत नहीं है स्पीड को फाइंड करने के लिए, क्योंकि चार्ज तो कैंसिल हो जा रहा है, ई तो ई कैंसिल हो जा रहा है दोनों से, ई और ई क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। चलो अब बोलते हैं कि आओ आगे बढ़ते हैं जरा। अब एक बार फिर से दोहराते हैं कहानी को। मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रहे थे उसको काट दो, यानी बंद कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं सिर्फ। सर मैग्नेटिक फील्ड को जैसे बंद किया गया फिर से वही हुआ, जो बीम पार्टिकल थी वो डिफ्लेक्ट करने लगी पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगी। तो जे थॉमसन ने बोला कि बच्चों अभी समझाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होता है तो F इज इक्वल टू ई इंटू ई लगता है। और बच्चों न्यूटन्स का चाचा का जो हमारे ग्रैंडफादर थे उनका लॉ तो पढ़ के आए ही हो कि सर फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो बस बच्चों इस फोर्स और इस फोर्स को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों एट द एंड है फोर्स, दोनों एट द एंड है क्या, फोर्स ही है। तो यानी सर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ई इंटू ई इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा, आ जाएगा एम ए। तो सर यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया ई इंटू ई बाई एम। अच्छा ये डेरिवेशन तुम्हारे स्कूल में नहीं पूछेगा,
ये बस हम एक्स्ट्रा करा रहे हैं कि वो E/m निकाल करके वो चीज़ लाए कैसे उतना, इसलिए बता रहे हैं। अरे ये चीज़ें पूछेगा नहीं, ठीक है, बस वो रिजल्ट बताने के लिए वो क्यों किए और कैसे कर दिए, E/m बिना पता किए वो कैसे निकाल दिए इनका रेशियो, बस वो हम बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? हाँ, E/m का वैल्यू पूछेगा वो, क्लियर है। बाकी ये नहीं पूछेगा आया कैसे, ये बस हम एक्सेप्ट करा रहे हैं क्योंकि 11th-12th में जाके फिर पढ़ना ही है। यहाँ से जे थॉमसन ने एक्सेलरेशन निकाल दिया। क्या निकाल दिया? एक्सेलरेशन, E/E/m। अब यहाँ से देखो बच्चों को एक चीज़ दिखने लगा है, अरे हाँ सर, आप अब धीरे धीरे E/m के पास में जा रहे हैं। अगर इस E को थोड़ा साइड कर दें तो देखिए E/m का रेशियो धीरे धीरे बनने लगा। नहीं आ रहा समझ में क्या कह रहा है भैया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू E/E/m आया। सर कहीं देखिए धीरे धीरे तो आप आ रहे हैं पास में E/m के, आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? बस यहीं पे चीजें थम्स अप का कि हाँ अब तुम हमारे पास, अब हमारे लेवल में आ रहे हो तुम लोग। पांचवा स्टेप में बस उन्होंने क्या किया कि पहला जो सिचुएशन इमेजिन करवाए थे, पहले उन्होंने सिचुएशन ये इमेजिन करवाया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हॉरिजॉन्टल चल रही थी इस तरीके से, ये जैसे ये प्लेट लगा था, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट लगा था, आ रहा समझ में? तो इलेक्ट्रॉन इधर से कोई रे आया होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, कैथोड रे आया होगा, तब वो धीरे 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 पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, आ रहा समझ में? यानी उसका मूवमेंट तो आगे की ओर होता जा रहा है, मूवमेंट आगे की ओर होता जा रहा है, मूवमेंट आगे की ओर होता जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव प्लेट की वजह से और ये निगेटिव था तो ये ऊपर की ओर भी इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है, आगे भी हो रहा है और ऊपर भी हो रहा है, आगे भी हो रहा है ऊपर भी हो रहा है, आ रहा समझ में? पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो। यानी सर Vx जो कि हॉरिजॉन्टली चल रहा है उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल का है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस की तरफ उसका जो वेलोसिटी चल रहा है उसको Vx बोल दिए, और जो ऊपर की ओर भी मूवमेंट चल रहा है उसको हमने Vy बोल दिया, वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? जो वर्टिकल मोशन है, समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? तो जॉन डाल्टन के, सॉरी जॉन डाल्टन कह रहा है, जे थॉमसन के जो बच्चे थे वही बोले हाँ सर समझ तो आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्टिकली लगाया गया है उसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो वर्टिकली भी हो रहा है, ऊपर की ओर भी हो रहा है, आगे तो हो ही रहा है ऊपर भी हो रहा है उसका मोशन। बस एक्स डायरेक्शन में तो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है भैया, ये एक्स एक्सिस में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? और जो वाई डायरेक्शन में जो उसका हो रहा है अपवर्ड की ओर जो वो जा रहा है वही था एक्सेलरेशन जो अभी हमने निकाला है, A=E/E/m। आ रहा समझ में? यही एक्सेलरेशन। अब बच्चे कह रहे हैं सर एक्सेलरेशन वाला नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वंस मोर जॉन डाल्टन का है, ये जे थॉमसन ने बोला कि यहाँ हम डांस कर रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं कि वंस मोर किए पड़े हो। आ रहा समझ में? सुधर जाओ तुम लोग, वंस मोर के दादा। आ रहा समझ में? जैसे हम गुस्सा करते हैं वैसे वो भी गुस्सा करोगे, क्लियर है? कि हम मुजरा तो चल नहीं रहा है कि वंस मोर चिल्लाए जा रहे हो। क्या समझाते हैं फिर से? ये जो मोशन इनको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये रहा बॉल, इसको फेंके सर तो इसे हाइट पे गया, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा, इसी मोशन को ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यानी प्रोजेक्टाइल यानी कि एक कर्व बन रहा है, आ रहा समझ में? तो ये भी तो एक कर्व ही बन रहा है सर, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अच्छा, यानी कि सर कहीं ना कहीं अगर ये प्लेट और ऊपर होता तो ये और इसे ऊपर मूव करता, इसे सीधे सीधे से, आ रहा समझ में? क्लियर है? यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करता, यूं 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 ऐसे मूव करता जाता। क्लियर है क्या कह रहे हैं? यानी सर इलेक्ट्रॉन का जो अगर हम देखें हर पोजीशन पे उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज। क्यों? क्योंकि सर हमको पता है कि एक सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी ऑलवेज चेंज होता रहता है। क्यों सर? क्योंकि इस पोजीशन पे अगर हमको वेलोसिटी निकालना होगा तो हम बता चुके हैं कि एक टेंजेंट क्रिएट करो। यानी टेंजेंट क्या बताता है?
इस पोजीशन पे उसका मोशन बताता है कि इसका मोशन इस पोजीशन पे इस तरफ हो रहा है। आ रहा समझ में क्या आ रहा है? इस पार्टिकल का इस पोजीशन पे मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? तो सर ऐसे हो रहा है, सीधे हो रहा है। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? अच्छा, इस पोजीशन पे जब ये पार्टिकल यहाँ आया तब यहाँ एक टेंजेंट क्रिएट करो। देखो अब इसका क्या हो गया? अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो सर वेलोसिटी यही तो बताता है, चेंज इन डायरेक्शन अपॉन में टाइम टेकन, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, यही तो बताता है वेलोसिटी। और सर हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पे जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है पार्टिकल का तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? सर हर पॉइंट पे जब वेलोसिटी भी चेंज होता जा रहा है क्योंकि डायरेक्शन की वजह से, तो सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन तो एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इस वजह से एक्सेलरेशन भी हर पॉइंट पे क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। और सेम यही कंडीशन जो है जे थॉमसन ने बताया कि चाचा यहाँ भी तो देखो, इस पोजीशन पे वेलोसिटी इसका इस तरफ था, इस पोजीशन पे वेलोसिटी इसका हल्का सा ऊपर की ओर गया, टेंजेंट खींचेंगे तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ हो गया। अभी देखो डायरेक्शन इधर था, अब डायरेक्शन धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है ऊपर की ओर। नहीं सर वेलोसिटी हर पोजीशन पे चेंज होता जा रहा है, तो वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा। एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा हर पॉइंट पे। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो बस वही एक्सेलरेशन हमने यहाँ फाइंड किया है, ए इज इक्वल टू ई अपॉन में एम। उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर दिया। बच्चे का दिमाग घूम गया, ई क्या कर रहे हैं भाई। अब बोले कि एक बात बताओ, यही तो हमने प्लेट लगाया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो लगाया है ना ऊपर नीचे, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जा रहा है। तो आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन कितने देर तक रहा होगा? तो भैया जितना बड़ा प्लेट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और उतने देर तक वो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। यानी वो डिपेंड करता है कि आपने कितने बड़े लेंथ का जो है प्लेट लिया है। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? और उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है उस इलेक्ट्रॉन का, यानी इसे सामने से ट्रेवल करने का उसका स्पीड कितना है, यानी Vx कितना है, और इसके लेंथ पे डिपेंड करता है कि लेंथ कितना है। समझ में आ रहा है? यानी इसका स्पीड ज़्यादा होगा तो ये इस दूरी को काफ़ी फास्ट मूव कर लेगा। आ रहा समझ में? काफ़ी तेज़ी तरीके से मूव करेगा। क्लियर है? अगर स्पीड कम होगा तो इतने दूरी को धीरे धीरे ट्रेवल करेगा, तो धीरे धीरे ट्रेवल करेगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा लगेंगी, और काफ़ी फास्टली मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम लगेगा, क्योंकि उसको चांस नहीं मिला इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके ऊपर फोर्स लगाने का, कि कितना फास्ट वो मूव कर गया। यानी डिपेंड कर किसकी पर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितने देर तक रहेगा, ये डिपेंड किस पे हो रहा है? तो इस प्लेट के लेंथ पर, और साथ ही साथ उस इलेक्ट्रॉन का हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है उस पर, इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितने देर तक वो इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि देखो बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये होता है ना सर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो वर्टिकली है, वर्टिकली तो अपना डिस्टेंस चेंज कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो वो तो सर Vx है। आरा समझ में क्या कह सकते हैं, यानी V है एक तरह से, मान लो Vx, मान लो Vx है। क्लियर है? तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो सर डिस्प्लेसमेंट को मान लो कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं L, लेंथ L है तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट उसका। L का मतलब क्या है? वही डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, यानी L/T। तो यहाँ से सर T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? T इज इक्वल टू आ जाएगा L/V। यही है सर, यही है इस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने का समय, T इज इक्वल टू L/V। यानी उस प्लेट का लेंथ कितना है और उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है उस इलेक्ट्रॉन का, उससे डिवाइड कर देंगे
तो हमको उस इलेक्ट्रॉन का क्या पता चल जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन का टाइम पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितने देर तक रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, टी पता चल जाएगा। बस अब धीरे धीरे नजदीक में आ रहे हैं। शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन का मान लो कितना है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत में होगा कितना, 0 ही होगा। आ रहा समझ में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया उसको, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया गया तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ होगा। तो शुरुआत में तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, 0 होगा इनिशियल स्पीड। अब यहाँ पे इक्वेशन लग गया मोशन वाला, क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। सर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। अब ये हम कहाँ का निकाल रहे हैं सर, ये s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं वर्टिकल एक्सिस का, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्टिकली कितना मूव कर रहा है, यानी वी में कितना मूव कर रहा है, ऊपर की ओर कितना जा रहा है। अब वो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला तो निकाल ही लिए डिस्प्लेसमेंट। ये देखो टी इज इक्वल टू एल बाई वी, हॉरिजॉन्टल वाला डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ भी निकाल लिए थे सर, एक्सेलरेशन निकाल चुके थे, उसका चीज़ें कर चुके थे। अब वर्टिकली निकाल रहे हैं कितना है, तो सर वर्टिकली मोशन क्या हो जाएगा सर, वाई एक्सिस में, यानी वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। वैसे वी वाई नहीं लिख सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वाई लिख लेते हैं। तो वर्टिकली उसका वाई तक का जो है वो डिस्प्लेसमेंट चल रहा है वाई एक्सिस में। सो वाई इज इक्वल टू बचा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये तो यू टी कट ही गया क्योंकि यू 0 था। तो यू वाई इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। और अभी अभी जो है वो जे थॉमसन ने ए का वैल्यू निकाल के लाया था, और अभी अभी टी का वैल्यू भी निकाल के लाया था। बस वही चीज़ यहाँ पुट कर दिया गया, तो इस तरीके से पुट कर दिया गया। सो वाई इज इक्वल टू हाफ ई बाई एम क्रॉस ऑफ एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ये आया। यहीं पे बच्चे को बोले, बच्चों जो तुम इंतजार कर रहे थे ना, वो घड़ी आ गया सामने। क्या कि यहाँ से इस ई बाई एम को यहीं रहने दो, अब बाकी सबको उठा के भेज दो उधर। तो यानी सर ई बाई एम को अगर हम यहीं रहने दें तो सबको उधर भेजेंगे, तो उधर तो पहले से वाई था ही, ये नीचे वाले सारे ऊपर आ जाएंगे। तो नीचे वाले सारे ऊपर आएंगे, यानी सर एम और वी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले सारे नीचे आ जाएंगे। ऊपर सर यही दो चीज़ है। एम कहाँ से आ गया, अच्छी, एम तो वही अच्छा हाँ सॉरी, एम तो इधर ही है ना। तो सर ऊपर तो सिर्फ वी स्क्वायर रह गया, ऊपर क्या रह गया, सिर्फ वी स्क्वायर। और ये 2 भैया ये भी आ गया इधर, तो 2 वाई वी स्क्वायर। और सर नीचे में क्या आ गया सर, नीचे में ई और एल स्क्वायर। तो यहाँ से जे थॉमसन ने कहा ये लो आ गया ई बाई एम का रेशियो। बच्चे करे कैसे आ गया सर, कैसे आ गया ई बाई एम का रेशियो। तो वो बोल रहे हैं अच्छा देखो बच्चों, दो तो एक कांस्टेंट चीज है, वाई है क्या सर, वाई तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला डिस्प्लेसमेंट है जो कि हम मेजर कर सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया इलेक्ट्रॉन वो हम मेजर कर लेंगे, वाई का वैल्यू। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं। अरे भैया वी क्या था, वी तो अभी हमने फाइंड किया है ना, वेलोसिटी वी तो अभी अभी फाइंड की हम लोग। आ रहा समझ में, तो ये भी हमको पता है, वी भी पता है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है हमको कितना स्ट्रेंथ है, और लेंथ भी अभी हमको पता है, यहाँ से निकाले भी थे फार्मूला, ठीक है, एल बाई वी। तो यहाँ से हमको ये सब पता चल गया। तो अब हमको चार्ज और मास का बिना पता किए, इंडिविजुअल वैल्यू पता किए भी, अब हम इन सारे को पुट करेंगे तो हम आराम से चार्ज बाई मास का रेशियो निकाल सकते हैं। बच्चे का आंखों का आंख खुला रह गया है, हे भगवान। अब पता चला कि ये साइंटिस्ट क्यों बन गए और हम बच्चे के बच्चे क्यों रह गए, क्योंकि इतना दिमाग चलता है इनका कि मत पूछो। चार्ज और मास बिना पता किए ही वो चार्ज बाई मास का रेशियो निकाल दी। पता नहीं का लगा है, हाँ का तिगड़म तागड़म किए हैं और चार्ज बाई मास का रेशियो निकाल दी। और हमारा क्या कह रहे हैं। तो यहाँ से ये इक्वेशन निकल करके सामने आया। अब यहाँ y जो है वो क्या है, स्क्रीन से हम मेजर कर लेंगे कितना डिस्टेंस उसने मेजर जो है वो वर्टिकली गया है, तो वहाँ से हम स्क्रीन से मेजर कर लेंगे वो डिस्टेंस। ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो कि पता ही था ना भाई हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, वो तो पता ही होगा। एल क्या है सर, एल तो एपरेटस का साइज है, यानी उस कंडक्टर का साइज है, डिस्टेंस एल। याद करो कंडक्टर का साइज, प्लेट का साइज,
तो वो तो पता ही होगा, और नहीं पता हो तो मेजर कर लेंगे। सर वी, अरे सेकेंड स्टेप में वही तो फाइंड करके आए थे वी। बस यहाँ से तो भैया सब पता ही चल गया, पुट करेंगे तो ई बाई एम का क्या आ जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ से ही वो उन्होंने ई बाई एम का रेशियो निकाला था, जो कि कितना था, जो कि था कितना था 1.7 1.7 बताओ 588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। समझ में आया? ऐसे इतना तिगड़म तागड़म लगा करके ई बाई एम का रेशियो आया, और हम लोग सिर्फ ऐसे पढ़ के चले जाते हैं कि अच्छा ई बाई एम निकाले थे। कैसे निकाले थे वो जो समझ में आया, कितना तिगड़म तागड़म लगाए हैं, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किए हैं, चीज़ें की हैं, तब जाके आया है ई बाई एम का रेशियो। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो ऐसे इतना तिगड़म तागड़म करके उन्होंने निकाला है। कोई डाउट है? चलो तो आज यहीं तक रखते हैं, ये एनालॉजी कल से समझेंगे, चीज़ें करेंगे कि ज़्यादा लेट हो गया। ठीक, अब फिर कल पढ़ेंगे हम लोग मिलिकन के बारे में, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? और ये एक्सपेरिमेंट भी 9th का नहीं है, इसको हम लोग को पढ़ना है 11th में। 11th के चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर में, तो अगर क्या कह रहे हैं, इस वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा चलेगा, अप्रोक्सीमेट 1 वीक तक जो है वो चलेगा ही, यानी इस वीक में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और 11th का एक तरह समझो पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम जो 11th का है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है